नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आदमपुर का महासंग्राम में। शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम की, लेकिन एक बड़ी खबर सबसे पहले जान लेते हैं। आदमपुर उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां अब जोरों पर हैं। चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल, उनके स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता उतर चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। सभी दलों के प्रत्याशियों का डोर टू डोर प्रचार इसी के साथ जारी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक चल रही है। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। संत कबीर कुटीर पर आदमपुर उपचुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अब अपनी एंट्री मार दी है। 20 अक्टूबर को आदमपुर में महापंचायत बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा उपचुनाव को लेकर इसमें फैसला लेगा कि हमें किसे समर्थन करना है और किसे नहीं करना है। 21 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करने के लिए ओपी धनखड़ भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में 3 नवंबर को आपको एक बार फिर से याद दिला दें, मतदान होना है, यानी कि वोट डाले जाने हैं। और 6 नवंबर को तस्वीर साफ होगी, यानी कि नतीजे सामने आएंगे। कुल मिलाकर 23 प्रत्याशी मैदान में हैं। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। स्क्रूटनी में 7 नामांकन रद्द पाए गए हैं। कुल 30 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, 30 में से 7 चले गए। 23 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं। भाजपा ने भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने जयप्रकाश को मैदान में उतारा है। इनेलो ने कुरड़ाराम को मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह को प्रत्याशी हैं, जो हम बता रहे हैं। अब इसमें संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी भी एंट्री हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर 21 अक्टूबर को एसकेएम अपना फैसला सुनाएगा। और क्योंकि 20 अक्टूबर को महापंचायत जो है संयुक्त किसान मोर्चा की, वो होने जा रही है, और उसमें बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएंगी, बहुत सी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार संयुक्त किसान मोर्चा किसे समर्थन करने के लिए पहुंचेगा। तो चुनावी प्रचार में सभी राजनीतिक दल जो हैं वो उतर चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर चल रही है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की जा रही है। कुलदीप बिश्नोई को, जहां पर पूरा विपक्ष मिलकर भव्य बिश्नोई को आउटर सिद्ध करना चाहता है, ये सिद्ध करना चाहता है कि वो यहाँ पर रहेंगे नहीं, यहाँ पर रहे नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वो भी दूसरे उम्मीदवारों को लेकर काफी हमलावर हैं। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय आपसे कराऊं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और हमारे संवाददाता रवि कालीरमण, वो हमारे साथ आदमपुर से मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले आपसे ही मैं अपडेट्स जान लेता हूं, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार अभियान सभी राजनीतिक दलों का, और क्या कुछ अभी मौजूदा समीकरणें दिखाई देती हैं? The person you are speaking with has put your call on. चुनावी सफर की अगर बात की जाए तो आदमपुर के महासंग्राम की अगर बात की जाए तो आदमपुर का महासंग्राम जो है वो जारी हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज हैं अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से हुंकार भरते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई लगातार जनसंपर्क अभियान जो है वो छेड़े हुए हैं। 2 तरीके से उनका जनसंपर्क अभियान जो है वो जारी है। एक पिता पुत्र की जोड़ी के रूप में जो है वो तमाम जो लोग हैं लोगों के बीच जा रहे हैं। एक उनकी माता जो है रेणुका बिश्नोई और उनकी दादी जसमा देवी, 2 ग्रुप्स के साथ जो है तमाम लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से जो है वो जारी है। इसके साथ साथ कल जयप्रकाश जो है चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं और कृषि मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जनसभा जो है वो रखी गई और उसको संबोधित करते हुए नजर आए। पालसमंद में ये जनसभा थी और तमाम जो फायदे हैं, अगर आप आदमपुर के जो लोग हैं सत्ता के साथ जाते हैं तो किस प्रकार से उनको फायदा हो सकता है। पिछले 26 साल से लगातार अगर बात की जाए तो आदमपुर विपक्ष में है, ऐसे में सत्ता के साथ जाने के फायदे जो है वो गिनाते हुए वहां नजर जयप्रकाश दलाल जो है वो आए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए केशव, आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह कैंडिडेट हैं। उनकी तरफ से भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि बाहरी हैं, यहाँ से जीत जरूर जाते हैं लेकिन यहाँ आते नहीं। कुलदीप बिश्नोई से अगर बातचीत करनी होती है तो दिल्ली जाना पड़ता था, अब वो भव्य बिश्नोई को मैदान में ले आए हैं तो उनसे अगर बातचीत करनी होगी तो टिकट करानी होगी, वीजा लगवाना होगा और उसके बाद विदेश जाकर उनसे मुलाकात करनी होगी। इस प्रकार के आरोप जो है वो लगते आए हैं।
अगर वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जेपी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी तमाम जो पार्टी हैं उनके दिग्गजों पर आरोप लगाते हैं कि किस प्रकार से मतलब विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के तमाम जो नेता हैं केशव, वो ये आरोप लगाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जीत तो जाते हैं लेकिन यहाँ के लोगों को ख्याल रखने के लिए यहाँ वापस नहीं आते, इस प्रकार के आरोप लगते हैं। और वहीं अगर बात की जाए इस बार जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, खोई हुई जमीन तलाश रही आईएनएलडी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आदमपुर के लोकल कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। कुर्डाराम नंबरदार हैं, काफी बड़ा गांव जो है बालसमंद है, बालसमंद से वो बिलोंग करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को बदलने के मादा रखते हैं किस प्रकार से ये जो चुनावी रुख रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ा गांव उनके समर्थन में है। ऐसे में बालसमंद की अगर बात की जाए तो वो उससे बिलोंग करते हैं और पूरा गांव जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिखाई देता है तो वो उनके साथ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरा सिनेरियो समझाया जाए तो कुलदीप बिश्नोई वर्सेस ऑल जो है ये चुनाव लग रहा है अभी तक, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो कुलदीप बिश्नोई को बाहरी करार करने का जो बात है वो बाहरी जो नेता है वो बताने की बात करते हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी बात अगर की जाए तो वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ जाति की, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आती है। एमएसपी जो है वो नहीं मिलता, मुआवजा वो है, महापंचायत को लेकर क्या कुछ अभी चल रहा है, क्या तमाम जो लग रहा है, क्या सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, समर्थन किया जा सकता है महापंचायत के द्वारा? बहुत जल्दी से अगर बताएं तो आप। अगर केशव देखिए, महापंचायत का अभी बहुत ज्यादा व्यापक असर आदमपुर उपचुनाव पर नहीं देखा जा रहा। कहीं ना कहीं कुछ एक मुआवजे को लेकर जो है एसकेएम के जो लोग हैं वो जरूर यहाँ बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। और हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 125 करोड़ का जो मुआवजा है वो आदमपुर के लिए जो है वो जारी किया गया है और जल्द ही आदमपुर के जो तमाम जो किसान हैं उनके खाते में डाल दिया जाएगा। हालांकि चुनाव आचार संहिता के चलते कहीं ना कहीं ये थोड़ा सी डिले जरूर हो रहा है और इलेक्शन कमीशन से इसकी परमिशन मांगी जा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन आदमपुर के लोगों के लिए चुनाव मुआवजा राशि की डालने की बात जो है उसको स्वीकृत कर देता है तो जल्द से जल्द जो है तमाम जो लोग हैं उनका ये मुआवजा उनके खाते में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारियां साझा करने के लिए। आपसे हम और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल आपसे है अब बजरंग दास गर्ग जी, अगर बहुत लंबे समय के बाद आदमपुर के लोगों को मौका मिलेगा सत्ता के साथ जाने का तो क्यों ना भव्य बिश्नोई को चुने आदमपुर की जनता? यह सवाल है जो कि रवि की बातों से अभी निकल कर आया है। गर्ग साहब। देख केशव जी, सत्ता विपक्ष की बात तो बाद की है, मुख्य मुद्दा आज क्या है? मुख्य मुद्दा है विकास का। जिस व्यक्ति ने 8 साल के अंदर एक ईंट ना लगाई हो, जिस सरकार ने कोई विकास कार्य ना किया हो, यही तो कुलदीप बिश्नोई था और भव्य बिश्नोई था। बार बार ये कहता था भाई पूरे देश के अंदर सबसे कमजोर सबसे बुद्धा मुख्यमंत्री कोई है तो मनोहर लाल खट्टर है। विकास पुत्र नहीं विनाश पुत्र का नाम मनोहर लाल जी की तरफ से उन्होंने बताया गया। आज वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी गोद में जाकर बैठ गया। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं, 8 साल में एक काम बता दे, कोई स्कूल बनाए हो, हॉस्पिटल बनाए हो, नई सड़क बनाई हो, कोई विकास कार्य करे हो, वो गिनवा दे। ये खुद ही कहते हैं काम नहीं हो रहा। अब सरकार के साथ मिलेंगे तो बनवाएंगे, सड़कें भी, हॉस्पिटल भी, स्कूल भी। अब मौका मिल रहा है सरकार के साथ जाने का। केशव जी मौके की बात तो जब आती है ना, सरकार तो कहती है पूरे प्रदेश के अंदर 90 के 90 विधानसभा हलके में हमने विकास जो है सबके बराबर विकास कार्य करवाए हैं, कोई भेदभाव नहीं किया। जब भेदभाव नहीं किया तो काम आदमपुर में भी होने चाहिए थे। ईब कैसे उन्होंने कह दिया कुलदीप भाई ने कि 410 करोड़ रुपए मैं विकास के नाम के लेकर आया हूं। भाई तुमने ज्वाइन करे 5 महीने हो गए, 5 महीने तो सड़क रिपेयर करवा सकाना, पानी की निकासी करवा सके नहीं, सफाई करवा सके नहीं, स्कूल जो बंद पड़े हैं। आज स्कूलों की हालत सरकारी स्कूलों की ये है, स्कूल के बच्चे ताला बंद करके वो स्कूल के बाहर गेट में बैठे हैं।
किसान अपना मुआवजा लेने के लिए आदमपुर और बालसमंद धरना लगाए बैठे हैं। उनसे वादा करके भी हम आपको मुआवजा देंगे, धरना उठाया था। उस टाइम 8 महीने धरना चला। आश्वासन देके जेपी दलाल जी थे और गंगवा थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको मुआवजा पूरा मिलेगा। आज तक मुआवजा नहीं आया, फिर किसान धरने बैठे हैं। तो कोई काम तो गिना दे, काम के नाम के वोट लोगे कि भी सरकार के अंदर शामिल हो गए। सरकार आ गई, जब हमने, सरकार तो पहले भी आई थी, सरकार के अंदर तो कांग्रेस की राज था। 3 बार मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी को बनाया, केंद्र का मंत्री बनाया, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, आपके सामने। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। शास्त्री जी, देखिए केशव जी, एक अच्छा विषय है। आदमपुर के बहाने से कांग्रेस की खोखली जड़ें और देखने को लोगों को मिल जाएगा। जब आप किसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता उन सब बातों को उठाते हैं जिनके ऊपर काम हो रहा होता है और लोगों को उसका ध्यान हटाने के लिए ये चर्चा करते हैं। किसानों के लिए नहीं हुआ, मजदूरों के लिए नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, हरियाणा को बड़े आज 51 साल हो गए। 51 साल में किसानों के खाते में जितना पैसा पिछली 7-8 साल की एस मनोहर लाल सरकार के माध्यम से गया है, ये पूरे 45 साल के अंदर इतना पैसा नहीं गया। जितनी फसलें इस 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर खरीदी गई है, उतनी टोटल फसलें कभी नहीं खरीदी गई। एमएसपी के ऊपर दाना कभी नहीं खरीदा गया कांग्रेस के माध्यम से। और इनेलो को भी साथ ले लूं, किसान हितैषी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन एक भी योजना ये बताएं कि उस योजना का लाभ हमने किसान को ज्यादा दिया था, हमने गांव के लोगों को ज्यादा दिया था, इस सरकार ने ये बंद कर दिया। तो हम माने ना कि भाई आपके यहाँ कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा थी। मैं कहता हूं किसान को बीमे की सुविधा किसने दी, पर एकड़ किसने दी, सर्वाधिक उसको बीमे का राशि सुरक्षित करने का केवल आश्वासन ही, उसके अकाउंट में ट्रांसफर किसने किया, सर्वाधिक फसलें खरीदकर किसान को कोरोना जैसे महाबीमारी के अंदर भी घर से खरीदारी करने का काम किसने किया। आज यदि किसान के फसल की बात है, दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करनी पड़ती है। शास्त्री जी कैसे काउंटर करेंगे? छोटी-छोटी अफवाहें चलती हैं क्योंकि चुनाव में जो स्विंग करती हैं वोट्स को। देखो केशव जी, जो आदमी को घर से बाहर निकालने के लिए एक आमादा हो कि ये घर में रहेगा ही नहीं, ये घर में रहेगा नहीं। अरे भाई, घर में नहीं रहेगा तो आपने तय कर दिया कि इसको घर निकाला देंगे, या इसके पास कोई घर और आवास की व्यवस्था नहीं है जो घर में नहीं रहेगा। कैसी हल्की बातें करते हैं लोग। इतनी सारी झूठ फैलाने का काम केवल इनका पास है कि भाई मिलेंगे नहीं। अरे घर हिसार में है, रोज आना जाना आदमपुर में है, तो मिलेंगे क्यों नहीं। और आज से पहले कभी ये विषय आया क्या? इतने सालों से जो आप कांग्रेस के इन लोग के प्रवक्ता कहते हैं कि 68 से लेके आज तक कांग्रेस रही है, यही परिवार रहा है, तो आज तक तो कोई शिकायत आई नहीं। अभी वो मिलते नहीं या उनके काम नहीं होती। जो सरकार के स्तर के ऊपर जो बात होती है वो एक अलग बात है, लेकिन मिलने जुलने का, सुख दुख में आने जाने का आज तक तो शिकायत आई नहीं। तो आज कैसे आ रही है? ये केवल उस फ्रस्ट्रेशन का एक भाव जागृत कर रहे हैं जिससे कि कोई ना कोई चीज तो ऐसी मिले कि जिससे लोगों को ये विश्वास हो कि ये नहीं। अरे जिस आदमी के घर से निकालने की आप गारंटी लेते हो कि मुझे की जरूरत पड़ेगी, कैसे भैया? जो बच्चा पढ़ने गया क्या वापस देश में नहीं लौटा है क्या? और जो वापस लौटे हैं क्या भारत ने उनको अपना बेटा नहीं माना क्या? कितने बच्चे हमारे यूक्रेन से आए तो क्या भारत उनको बेटा नहीं मान रहा? क्या उनको लाने की व्यवस्था नहीं की? यदि भव्य पढ़ने के लिए बाहर चला गया तो वो विदेशी हो गया। और इस देश के कितने हजारों लाखों विद्यार्थी हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं और यहाँ आकर अपना काम करते हैं, उनको लिए तो कोई नहीं कहता कि विदेशी हो गए। ठीक है, ओंकार जी के पास। और यदि कोई बिजनेस टाइप में भी यदि महीने 2 महीने 4 महीने में कहीं जाता है तो उसके लिए आप ऐतराज कैसे करेंगे? किसी भी रूप में विदेश में जा सकता है। और कांग्रेस का, इनेलो का कौन सा ऐसा नेता है, आपका ऐसा कौन सा नेता है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, जिसने कभी वीजे का अप्लाई नहीं किया या हवाई जहाज के अंदर बैठकर देश की सीमाओं को पार नहीं किया? एक व्यक्ति बताए उनके अंदर अगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, तो ये कैसी बातें करें? चुनाव को चुनाव के ढंग से, चुनाव का तरीका होता है लड़ने का। आप किसी
हाँ, जी मैं ओंकार जी के पास आता हूँ, आपके सवाल का जवाब भी लूंगा साथ साथ। और मैं ये भी पूछ रहा हूँ, आदमपुर उपचुनाव में जो संयुक्त किसान मोर्चा एंट्री कर रहा है ओंकार जी, क्या आपको लगता है कि अभय सिंह जी ने किसान आंदोलन के समय जो अपना इस्तीफा दिया, आप लोगों ने कहा कि किसान के भरोसे के लिए हमने सब कुछ दिया है, संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन हमें है, अब महापंचायत में लोकदल को समर्थन कर देगा, आप कुछ बेनिफिट उठाने की सोच रहे हैं वहां से? देखिए केशव जी, कौन किसको बेनिफिट देगा तो वक्त के गर्भ में छुपा है। कौन कोशिश जीतेगा, कोशिश कौन हारेगा, ये जनता जानती है। कोशिश की हम बात, नहीं जानते, आप नहीं जानते। कोशिश का सवाल पूछ रहा हूँ बाबू जी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में 4216 एमएलए और एमपी हैं। सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ही इस्तीफा दिया था और किसी ने नहीं दिया। तो ये तो किसानों ने देखना है, ये मेरे देखने से नहीं होगा, आपके देखने से नहीं होगा। किसानों का क्या मन है वो किसान स्पष्ट कर देंगे। और मैं अपने भाई विजय शास्त्री जी को एक सलाह जरूर दूंगा। देखिए, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अपना दलदल राष्ट्र जो नियंत्रण में रखें, उसको ऊपर नीचे ना करें, अच्छा रहेगा। और दूसरा, आज ये जो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये बता मेरी बात मेरे पर प्रयोग कर रहे हो। सत्ता पक्ष में जाने का कहते हैं कि फायदा होगा, तो पिछले दो उपचुनाव हुए हैं, वो भी तो इन्होंने यही लालच दिखाए थे जनता को। क्या हुआ उसमें? बड़ौदा में कांग्रेस जीती, एलनाबाद में इनेलो जीती। ये आज ये अगर चुनाव का लालच देते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है, उपचुनाव है, और इसमें मोहर लगेगी। क्या एक स्वार्थ की राजनीति जीतेगी, अवसरवादिता जीतेगी, एक एनआरआई जीतेगा, एक दल बदलू जीतेगा, जो कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी यहां कभी वहां। आप विचार कीजिए, 2004 के बाद का सिनेरियो देख लीजिए। पहले तो कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस, फिर बीजेपी से गलबैया पाई। ओंकार जी, अगर इन पार्टियों के लिहाज से ही बात करें, फिर तो सारे ही कांग्रेसी हैं, क्योंकि कुलदीप जी भी कांग्रेसी हो गए, जयप्रकाश जी भी कांग्रेसी हो गए, कुरडाराम जी भी कांग्रेसी हो गए, और सत्येंद्र जी भी कांग्रेसी हो गए, चारों ही कैंडिडेट कांग्रेस के। केशव जी, जो व्यक्ति एक बार कांग्रेस छोड़ गया, अगर वो दोबारा फिर कांग्रेस में आता है, कभी बीजेपी के चोले में जाता है, कभी कांग्रेस में जाता है, उसकी तुलना तो हम एक ऐसे बंदर की तरह कर सकते हैं, जो कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, करना कराना कुछ नहीं। और दूसरा, क्या जनता बेवकूफ है? आदमपुर की जनता बहुत ही समझदार और सूझवान जनता है। वो उस व्यक्ति को चुनेगी जो धरती से जुड़ा हुआ है। वो जरूरी नहीं परिवारवाद, बीजेपी कहती परिवारवाद, अब कहां गया परिवारवाद? और ये वही भव्य बिश्नोई है जिसका पासपोर्ट जब्त करने के लिए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट तक गई। आज क्या हो गया? क्या कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ होके आ गए? ये सारी बातें सोचने की है। और दूसरा, अभी मेरे भाई शास्त्री जी कह रहे थे कि ये किसान हितैषी पार्टी है। हाँ, यही है किसान हितैषी, बाकी तो सब विरोधी हैं। इनसे जरा पूछिए, पिछले 51 साल में जितना किसान बर्बाद और सड़कों पर आया, क्या कभी आया? 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहे, 750 से अधिक किसान शहीद हुए। इनके किसी नेता ने श्रद्धांजलि तो क्या देनी, दिल से हाय की जो आवाज भी नहीं निकाली। ये वो पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की पार्टी है, अवसरवादिता की पार्टी है। और ये वो पार्टी है जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये डर दिखा के विपक्ष को खत्म करना चाहती है। और नहीं सर, अब ये अवसरवादिता तो ओंकार जी सभी दिखाते हैं। अब मैं इस बात पर आ गया तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ये वाला। आपको पता है संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर 3 किलोमीटर का उसी तरह से पक्के टेंट लगाकर बैठे हैं हमारे किसान, ये बात को कहते हुए कि आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है। किसान वहां पर भी बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, आपको पता है इस बात का? आप वहां गए समर्थन? केशव जी, ये बात तो आप मेरे से ज्यादा सुलझे हुए हैं, एंकर हैं। ये बात तो आम आदमी पार्टी से पूछिए, नहीं मेरे से तो तब पूछना। उनसे तो मैं पूछूंगा भाई, आप अगर चौटाला साहब की कह रहे हैं कि किसानों के हित में उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो किसानों के हित में यहाँ इस्तीफा ना दे, कुछ बात तो बोले कम से कम। अब मैं मौका परस्ती की बात कर रहा हूँ, आपको हरियाणा में राजनीतिक फायदा दिख रहा था इसलिए आपने समर्थन दे दिया। मैं उसी राजनीतिक फायदा नहीं, एक व्यक्ति की जमीर भी होती है और बहुत बड़ा वादा किए। मैं खुला चैलेंज करता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं, इनके खट्टर साहब, इनके बीच कोई भी व्यक्ति अगर इतनी हिम्मत करे अपनी सीट, चलिए मैं गर्ग साहब से जवाब लूंगा, फिर शास्त्री जी से जवाब लूंगा। ठीक है, मैं बजरंग दास जी से जवाब लेता हूँ, शास्त्री जी फिर आऊंगा मैं, एक बार उनका टर्न है, फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। गर्ग साहब रखिए अपनी बात। ठीक,
केशव जी, मेरे शास्त्री जी ने कहा भी कांग्रेस किस नाम से वोट मांगेगी, कांग्रेस ने क्या किया है। मैं यही बताना चाहता हूं, 2005 से लेके 2014 तक हमने जो योजनाएं लागू की, वो सारी योजनाएं जनहित की इन्होंने बंद कर दी। हमने 20 रुपए किलो दाल गरीबों को देने का काम शुरू किया। हमने 3 रुपए किलो चावल दिए, 3 रुपए किलो गेहूं दी। गरीबों के घरों के अंदर फ्री पाइप की लाइन, टूटी और टंकी पानी की हमने लगाने का काम किया। 100 गज के प्लाट फ्री के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों को दिए। ये सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। जहां तक आदमपुर का सवाल ले लो, आदमपुर के अंदर कॉटन का हमने हब बनाया। कॉटन की दुनिया भर की इंडस्ट्री लगवाई, गवार की दुनिया भर की इंडस्ट्री लगाई। गवार पूरा विश्व में जाता था। हमारी कॉटन, हमारा नरमा महाराष्ट्र, गुजरात, दूर दूर तक, राजस्थान, पंजाब तक हमारा यहां से कॉटन जाता था। ऑयल मिलें लगाई, हमारा तेल मिलें बड़ी प्रसिद्ध थी और दूर दूर तक हमारा सरसों का तेल आदमपुर का जाता था। इन्होंने क्या किया, सारा काम बंद कर दिया। आज कॉटन मिल इनकी गलत नीतियों से 90% बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। ये बता दे, 8 साल के अंदर आदमपुर के किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया? बता जवाब लेता हूं। इन्होंने वायदा किया था हमारी सरकार आने पर 2 करोड़ लोगों को आए साल रोजगार देंगे। रोजगार देना दूर की बात, रोजगार छीन और लिया। किसी को रोजगार नहीं दिया, हमने रोजगार दिया, हमने काम दिया, व्यापार बढ़ाया। मैं बताता हूँ, व्यापार बढ़ाया, उद्योग बढ़ाया, लाखों बेरोजगार। प्रॉपर आदमपुर की बात करता हूँ, प्रॉपर आदमपुर के लोगों को भी हमने बेरोजगारों को रोजगार देने का। समय कम है, इसलिए जवाब लेता हूँ आपके सवालों का टू द पॉइंट। शास्त्री जी, ओंकार जी के भी सवाल है, गर्ग साहब के भी सवाल है, जल्दी से ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों। गर्ग साहब सुनो, आप ध्यान से सुनो। आपने कहा हमने 100 गज के प्लॉट दिए, हमने करोड़ों लोगों को मकान दे दिया। आपने कहा कि हमने 2 रुपए 3 किलो गेहूं और चावल दिए। हमने कोरोना काल में मैं एक पैसा नहीं दिया। आप कहते हो कि गरीब के लिए क्या हमने आयुष्मान माध्यम से आज मकान की करोड़ों लोगों को नहीं चुप रहा, करोड़ों लोगों को एक सुविधा प्रदान की। आज यदि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक ओपीडी केस होते हैं तो वो केवल और केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में होते हैं। 5 लाख तक का सरकारी बीमा गरीब के किसान के बेटे को मिलता है। आप यदि बात करते हैं कि निर्मा की इनकी कोई यूनिट और किसी भी किसान को यदि सरकार की नीतियों के कारण से देश के इंडेक्स के अंदर आया है कि सर्वाधिक यदि व्यापार के लिए उपयुक्त कोई स्थान है तो हरियाणा है। दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर हरियाणा के अंदर आता है, जब देश के अंदर आता है तो। और यदि यूनिवर्सिटी में बात करूं, ओंकार सिंह जी कह रहे थे आपने मार्केट, अरे सुनो यार, टैक्स में है तो टैक्स तो दुनिया। ठीक है गर्ग साहब ऐसे बीच में नहीं, मुझे आगे भी बढ़ना है, फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा अगर आप लोग बीच में ऐसे बोलेंगे। ठीक है, प्लीज गर्ग साहब, आज अपने देश दुनिया की बड़ी ताकतों में बढ़ रहा है। टैक्स बढ़ा तो टैक्स से क्या है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई लग्जरी, कोई सुविधा कोई नहीं लेता। आपको लगता है इन चीजों का फायदा मिलेगा? मंत्रियों को देखिए, ओंकार जी के पास ना रहो। ओंकार जी फाइनल कमेंट एक बार जल्दी से दीजिए। मिनिमम से मिनिमम। ठीक है सर, ठीक है प्लीज, समय बहुत कम है। ओंकार जी रखिए अपनी बात शुरू कीजिए। विदेशों की यात्राओं में खराब हो जाता था। ठीक है गर्ग साहब, अरे ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, मैं ओंकार जी की बात ले लूँ, टाइम बहुत कम है। ओंकार जी रखिए अपनी बात प्लीज। देखो ओंकार जी का तो उत्तर दिया ही नहीं। ओंकार जी बोलिए आप। केशव जी, मैं तो इतना पूछना चाहूंगा कि आप मुद्दा क्या लेके जाओगे? क्या मुद्दा है इनके पास? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पढ़ाई, दवाई, परिवार पहचान पत्र, रजिस्ट्री, कौन सा मुद्दा लेके जाओगे? या सिर्फ इतना कहोगे भाई ये कुलदीप बिश्नोई का बेटा है, ये पहले कांग्रेस में था, फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस में आ गया, अब बीजेपी में आ गया, इसके सारे गुना माफ कर दो, अब इसको वोट दे दो। मुद्दा क्या होगा आपका, ये बताएं। ठीक है सर, शास्त्री जी केवल 10 सेकंड में जवाब, सीधा जवाब। हमारा मुद्दा होगा विकास का, हमारा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद के विरुद्ध सरकार चलाने का। हमारे पास नेतृत्व का मुद्दा होगा, हमारे पास राष्ट्रीय मुद्दा होगा, तो राष्ट्र से लेके परिवार से। अरे परिवार हमने नहीं पाला। चलिए ठीक है सर, मैं यही रोक रहा हूँ, घड़ी इजाजत नहीं दे रही है मुझे आगे बढ़ने की।
शास्त्री जी, गर्ग साहब, ओंकार जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। आदमपुर का महासंग्राम में मेरे साथ आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।